हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। यूनिट 3 चल रहा है और हमने प्रोसेस थ्योरी स्टार्ट कर दी है। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और आज हम पढ़ेंगे एडम्स की इक्विटी थ्योरी के बारे में। तो इक्विटी थ्योरी एडम्स ने 1963 में दी थी, विच सजेस्ट दैट इंडिविजुअल एंगेज इन सोशल कंपैरिजन बाय कंपेयरिंग देयर एफर्ट एंड रिवॉर्ड विद दोज ऑफ रेलेवेंट अदर्स। तो इक्विटी थ्योरी जो है किस चीज़ पे फोकस कर रही है कि क्या सबको जो रिवॉर्ड है एज कंपेयर टू अदर्स सबको उतना मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो ये इक्विटी के ऊपर फोकस कर रही है। मतलब ये सोशल कंपैरिजन जो हम करते हैं कभी कभी अपने साथ के लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ कंपैरिजन करते हैं कि क्या जितना एफर्ट वो लगा रहे हैं उस हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिल रहा है या उस हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। लोगों की आदत होती है, सबकी आदत होती है कि जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो अपने आप से दूसरे को ज़रूर कंपेयर करते हैं कि मेरा इतना एफर्ट है तो क्या मुझे उतनी रिकॉग्निशन मिल रही है और दूसरे का जो एफर्ट है क्या उसको उसके हिसाब से मिल रही है, या मैं ज़्यादा एफर्ट करता हूँ तो मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए, या अगर मेरे से ज़्यादा कोई कर रहा है तो क्या उसको उतनी मिल रही है। तो ऐसे कंपैरिजन चलता ही रहता है हमेशा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो आपस में कंपैरिजन चलता है उसको इक्विटी थ्योरी बता रही है कि हम कंपेयर करते रहते हैं एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स को, फिर किसके साथ, जो रेलेवेंट लोग हैं, जो हमें लगता है कि वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, हमारा इक्वल और दोनों का जो है वो पोजीशन इक्वल है, काम इक्वल है, तो रिवॉर्ड में क्यों फ़र्क आ रहा है, उस टाइप का कंपैरिजन। तो परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल अबाउट फेयरनेस ऑफ द रिवॉर्ड, मतलब फेयरनेस कितनी है रिवॉर्ड में रिलेटिव टू अदर। इससे क्या होता है कि उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो चेंज होता है। कब होता है? जब हमें लगता है कि फेयर है, इक्विटी है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जिसको जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही रिवॉर्ड मिल रहा है, फेयरनेस है, जस्टिस है, तब तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें लगने लगता है कि भाई हमारे एफर्ट को कम रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, दूसरे के एफर्ट को ज़्यादा किया जा रहा है, कहीं पे भी हमें इक्विटी इम्बैलेंस लगती है तो मोटिवेशन भी हमारी कम होने लगती है। तो इक्विटी एग्जिस्ट, इक्विटी कब होती है? व्हेन इंडिविजुअल परसीव दैट रेशियो ऑफ एफर्ट टू रिवॉर्ड इज सेम फॉर देम एज इट इज फॉर अदर्स टू whom they compare themselves। उनको कब लगता है इक्विटी है? इक्विटी तब है जब उन्हें ये लगता है, ऐसा फील होता है, परसीव होता है। अब ये नहीं पता होता कि वो फैक्ट है या नहीं, पर उनको ये परसीव होता है, उनको ऐसा लगता है कि जो रेशो है एफर्ट और एफर्ट टू रिवॉर्ड की, कि मतलब जितना एफर्ट लगा रहे हैं उस हिसाब से रिवॉर्ड मिल रहा है, वो सेम है फॉर देम एज इट इज़ फॉर अदर्स। दूसरा के लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है। जितना एफर्ट वो लगा रहे हैं उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, जितना मैं लगा रहा हूँ एफर्ट मुझे भी। तो रिवॉर्ड अगर उस हिसाब से है तो इक्विटी है। अच्छा, इनइक्विटी कब होती है? व्हेन इंडिविजुअल्स परसीव दैट रेशियो ऑफ एफर्ट्स टू रिवॉर्ड इज डिफरेंट फॉर देम देन इट इज फॉर अदर्स टू whom दे कंपेयर देम। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा फील होने लगता है कि मुझे तो अपने एफर्ट के हिसाब से कम रिवॉर्ड मिल रहा है लेकिन दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है, उल्टा भी हो सकता है कि मुझे तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि हो सकता है मैं फेवरेट हूँ या मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि उनको अच्छा लगता है, और दूसरे को कम रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो इनइक्विटी फील होने लगती है कि यहाँ पे कुछ जो है जस्टिस थोड़ा सा फेयर नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है कि कोई एफर्ट कम लगा रहा है तो भी उसे रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है और कोई एफर्ट ज़्यादा लगा रहा है तो भी उसे नहीं देखा जा रहा, तो वो इनइक्विटी होती है। तो इसमें दो टाइप का हो गया, एक हो गया अंडर रिवॉर्ड, एक हो गया ओवर रिवॉर्ड। अंडर रिवॉर्ड कब होता है? जब पर्सन को लगता है कि वो इतना एफर्ट लगाता है तो भी उसे उतना ही रिवॉर्ड मिल रहा है जितना किसी और को मिल रहा है जो कम एफर्ट लगाता है। यानी कि अंडर रिवॉर्ड का मतलब ये है कि मुझे अगर लग रहा है कि मुझे रिवॉर्ड कम मिल रहा है, अंडर रिवॉर्डेड हूँ मैं अगर एफर्ट ज़्यादा लगा रही हूँ तो भी मुझे उतना रिवॉर्ड मिल रहा है और दूसरा कोई कम एफर्ट लगा रहा है उसको भी उतना रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ मुझे भी उतना ही सैलरी सेम मिल रही है और दूसरा कोई कम काम कर रहा है उसको भी सैलरी सेम मिल रही है, यानी कि मैं अंडर रिवॉर्डेड हूँ। और दूसरा जो तरीका होता है, वो जो दूसरी फीलिंग होती है ओवर रिवॉर्डेड की, जब पर्सन को फील होता है कि उसके एफर्ट जो है ना, उसकी एफर्ट रेशियो हायर है दूसरे से, ही इज गेटिंग मोर फॉर पुटिंग द सेम एफर्ट। उल्टा भी होता है कई बार, लोगों को ये पता भी होता है कई बार कि मैं कम काम करूँ मुझे भी सेम सैलरी मिलेगी, और वो ज़्यादा काम करते हैं और उनको भी सेम मिलती है, तो मेरे कम एफर्ट में भी मुझे ज़्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स ओवर रिवॉर्डेड है। तो इट इज़ ऑल्सो परसीव्ड समटाइम्स, ऐसा भी होता है। तो थ्योरी सजेस्ट कर रही है इसमें दो पॉसिबल रेफरेंस फॉर कंपैरिजन। अब कंपैरिजन ये किससे करते हैं? दो कह लो या चार कह लो, दो इसलिए कह रहे हैं कि दो, एक तो सेल्फ हो गया, दूसरा अदर हो गया, इसलिए इन्होंने दो बोला है, पर चार पॉसिबल मतलब वो है ऑप्शंस है।
तो 4 पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं? सेल्फ इनसाइट मतलब एम्प्लॉय कंपेयर्स हिज एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंट पोजीशन विद द एक्सपीरियंस ऑफ दोज होल्डिंग अ सिमिलर पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हो? सेम पोजीशन वाले से। तो वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम पोजीशन, यानी कि सेल्फ इनसाइड। सेल्फ आउटसाइड मतलब कंपेयर हिज एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंट पोजीशन विद द एक्सपीरियंस ऑफ दोज होल्डिंग अ सिमिलर अनदर ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोजीशन की कितने रिवॉर्ड है। अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ कि सेम मेरे जो पोजीशन है उसी पोजीशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना मिलता है, तो आउटसाइड से कर रही हूँ मैं, सेल्फ को आउटसाइड से। और ऑर्गेनाइजेशन में ही सेम पोजीशन पे 2 लोग हैं, अंदर ही आप कंपेयर कर रहे हो, तो इनसाइड। अदर इनसाइड का मतलब है एम्प्लॉय कंपेयर्स हिज एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंट पोजीशन विद द एक्सपीरियंस ऑफ अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होल्डिंग अ डिफरेंट पोजीशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही दूसरी पोजीशन वाले से कंपेयर हो रहा है कि मेरे पोस्ट पे कितना मिलता है और दूसरे पोस्ट पे जो है उसको कितना मिल रहा है। अदर पर्सन है, अदर पोजीशन है, बट ऑर्गेनाइजेशन सेम है। अदर आउटसाइड का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन भी दूसरी है और उसमें भी पोजीशन दूसरी है। तो एक्सपीरियंस किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्रेजेंट पोजीशन विद दैट ऑफ अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होल्डिंग डिफरेंट पोजीशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। कि मेरी पोस्ट कुछ और है लेकिन मैं बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे पोस्ट से कंपेयर कर रही हूँ, तो दैट इज डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 तरीके होते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। Whatever be the source of reference of comparison, individuals are motivated to reduce perceived inequity and may attempt to reduce inequity. हम कोशिश यही करते हैं कि किस तरह इनइक्विटी कम हो जाए। अगर ऐसा कभी फील होता है कि इनइक्विटी है तो हमें उसको कम करने की कोशिश होती है, और वो कैसे होती है उसके भी बहुत अलग तरीके होती हैं। या तो हम चेंज करते हैं इनपुट को। अगर हमें लगता है कि हमें रिवॉर्ड कम मिल रहा है, हम अंडर रिवॉर्डेड है, तो हम क्या करते हैं? कम काम करना शुरू कर देते हैं, उतना एफर्ट नहीं लगाते क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा। चेंज द आउटकम का मतलब है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि वो अपने लिए रिवॉर्ड ज़्यादा मांग ले, कि एफर्ट कम ना करे पर ये कह दे कि मेरे को रेस चाहिए, सैलरी बढ़ाओ मेरी। या वो बोले कि मेकिंग अनऑथराइज यूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, कि कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उसको बिना परमिशन के और बिना अथॉरिटी के यूज़ करना शुरू कर दे, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं तो ज़्यादा एफर्ट लगाता हूँ। ठीक है, तो या तो अपना एफर्ट कम कर दें, अपने लिए रिवॉर्ड है वो किसी तरीके से बढ़ा ले। तीसरा है चेंज द कंपैरिजन others input. A person may change the behavior of reference of person, perhaps by encouraging that person to put forth more effort. यहाँ वो ये कर सकता है कि चेंज दी कंपैरिजन अदर्स इनपुट, कि मतलब दूसरे के बिहेवियर को चेंज करने के, दूसरे को समझाने लग जाए कि तू थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाया कर, बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम सैलरी, आई एम ऑल्सो गेटिंग द सेम सैलरी, बट मेरे को इतना काम मिलता है आपको नहीं मिलता है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाओ, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो दूसरे को बोलने की कोशिश करते हैं। चेंज द कंपैरिजन अदर्स आउटकम्स, a person may change the outcome of the reference person perhaps by asking the boss to stop giving favorite treatment to. या फिर ये हो सकता है कि बॉस को जाके कह दे कि भाई आप उसको क्यों इतना वो फेवरेटिज्म दिखा रहे हो, या उसको क्यों आप सेम तरह का रिवॉर्ड दे रहे हो जबकि वो कम काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो आउटकम चेंज करने की कोशिश हो रही है। फिर नेक्स्ट होता है चेंज द कंपैरिजन अदर, यानी कि कंपेयर जिससे कर रहे हैं ना उससे कंपेयर ना करके किसी और से कंपेयर करने लग जाए। उनको ये लगने लग जाए कि मैं इससे क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे को किसी और से कंपेयर करना चाहिए अपने आप को। तो चेंज ही कर दिया, कंपैरिजन रेफरेंस पर्सन ही चेंज कर दिया। फिर चेंज वन परसेप्शन, और एक तरीका है कि या तो अपना परसेप्शन ही चेंज कर दो, मैं बिलीव दैट कोवर्कर इज डूइंग मोर और दैट द हायर आउटकम दैट द अदर रिसीव्स आर नो बेटर देन, मतलब खुद की परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कि हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ, मेरे को जो मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर है। या ये मान के चल लो कि भाई जो कोवर्कर है वो ज़्यादा कर रहा होगा इसलिए उसको मिल रहा होगा। मतलब हम मेंटली अपने जो डिसोनेंस हो रहा है हमारे माइंड में या डिसकम्फर्ट हो रहा है और हमें इनइक्विटी फील हो रही है, या तो हम उसको मेंटली कम करने की कोशिश करते हैं अपने आप को समझा के, या हम उसको जाके बॉस को बोल दिया या अपने एम्प्लॉय को बोल दिया, एक्शन लेके कम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी सोच बदल रहे हैं या हम एक्शन लेके कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इक्विटी बन जाए हमारे माइंड में, हमें ये लगने लगे कि हमें जो फील हो रहा है
वो गलत है, शायद इक्विटी है पहले से। या फिर लीव द फील्ड मतलब पर्सन में अवॉइड थिंकिंग अबाउट द इनइक्विटी बाय कीपिंग अवे फ्रॉम द ऑफिस, मूविंग टू अनदर डिपार्टमेंट और क्विटिंग द जॉब। फाइनली क्या होता है कि नहीं हो पा रहा है तो कई बार लोग छोड़ ही देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तो इनइक्विटी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे तरीके हमने देखे। क्या देखा कि एक बार शुरू से देख लेते हैं इनइक्विटी कम करने के। या तो हम काम कम करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, ठीक है, तो अपना इनपुट चेंज कर रहे हैं, या हम अपने लिए आउटपुट चेंज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें और सैलरी दो क्योंकि हम काम ज़्यादा करते हैं। या फिर हम क्या कर रहे हैं कि कंपैरिजन अदर का इनपुट चेंज कर रहे हैं, जो दूसरा है ना जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसका इनपुट चेंज कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं ज़्यादा एफर्ट लगाया करो क्योंकि तुम्हें भी तो उतना ही मिलता है जितना हमें मिलता है। या फिर उसका आउटकम चेंज कर रहे हैं, बॉस को जाके बोल रहे हैं कि आप उसको इतना क्यों दे रहे हो क्योंकि वो भी तो उतना ही काम कर रहे हैं जितना मैं। फिर हम कंपैरिजन अदर ही चेंज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम इससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी और से कंपेयर करते हैं, शायद हम गलत इंसान से कंपेयर कर रहे हैं तो किसी और से कंपेयर करना शुरू कर दो जिससे हमें लगे कि इक्विटी है। या फिर परसेप्शन अपना चेंज करने की कोशिश करो कि शायद हम ही गलत सोच रहे हैं, शायद हो सकता है वो काम ज़्यादा ही करता है, वो हमें ना दिखता हो। तो वो हो गया। लास्ट में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो फाइनली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ ही देते हैं या अपना डिपार्टमेंट ही चेंज कर लेते हैं जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो बेसिकली इक्विटी हम बैलेंस कर रहे हैं। तो एडम ये कहते हैं कि इक्विटी को देखा जाता है वाइल रिसर्च सजेस्ट दैट अंडर रिवॉर्ड मोटिवेट एम्प्लॉय टू रिजॉल्व द इनइक्विटी। अगर अंडर रिवॉर्ड लोग होंगे ना जिनको लगेगा हमें रिवॉर्ड कम मिल रहा है, वो जरूर कोशिश करेंगे कि हम इनइक्विटी कम करें, ठीक है। रिसर्च ऑल्सो इंडिकेट दैट सेम इज नॉट ट्रू फॉर ओवर रिवॉर्ड। अब ओवर रिवॉर्ड वालों का क्या होगा, जिनको लगता है कि हमें ज़्यादा मिल रहा है, दूसरों से ज़्यादा ले रहे हैं हम कम काम करके भी, ऐसा भी होता है। अब उनको तो ओवर रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो इक्विटी क्यों कम करवाएंगे, मतलब वो इक्विटी क्यों चाहेंगे, उनको तो अच्छा फील हो रहा है कि हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो इंडिविजुअल हु आर ओवर रिवॉर्डेड ऑफन एंगेज इन कॉग्निटिव डिसोनेंस। देखो पता तो चल ही जाता है सबको, अंदर ही अंदर ये चीज़ पता होती है कि हम कम मेहनत लगा रहे हैं लेकिन हमें सेम रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, सेम सैलरी सेम बेनिफिट मिल रहे हैं जबकि हमारी मेहनत कम लग रही है। तो कहीं ना कहीं माइंड में कॉग्निटिव डिसोनेंस है। डिसोनेंस मतलब एक डिस्कम्फर्ट है। तो कन्विंसिंग देमसेल्फ दैट देयर एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स आर इक्वल टू अनदर्स। यहाँ वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को कन्विंस करते हैं कि नहीं हो सकता है जितना एफर्ट मैं लगाता हूँ उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और मतलब मैं चाहे कम काम कर रहा हूँ लेकिन मैं वैल्यूएबल काम कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे सेम रिवॉर्ड मिल रहा है। अपने आप को ही कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। तो एविडेंस ऑल्सो रिवील्स दैट सम एम्प्लॉय डिक्रीज देयर मोटिवेशन एंड एफर्ट एंड अदर इंक्रीज इट एंड स्टिल अदर शो नो चेंज इन रिस्पॉन्स टू ओवर रिवॉर्ड। तो कुछ अपनी मोटिवेशन कम कर लेते हैं इस वजह से, कुछ इंक्रीज कर लेते हैं, और कुछ होता है जिनके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखता। तो वन अप्रोच टू रिजॉल्विंग दिस कॉन्फ्लिक्ट फाइंडिंग्स हैव इवॉल्व्ड अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इक्विटी सेंसिटिविटी। के मतलब सबके में ना अलग अलग है, इंडिविजुअली डिफरेंस है कि कौन कैसे उसको लेता है, कौन किस तरह ले रहा है, कौन उससे मोटिवेट हो रहा है ओवर रिवॉर्ड से कि मुझे तो और काम करना चाहिए, मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, कौन उससे डीमोटिवेट हो रहा है कि ठीक है मुझे मिल तो रहा है दूसरों से ज़्यादा, मुझे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और कौन है जो बिल्कुल ही जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये अलग अलग होता है क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से इक्विटी सेंसिटिव है। तो यहाँ पे ह्यूसमैन, हैटफील्ड और माइल्स ने प्रपोज किया है दैट एम्प्लॉय कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द थ्री कैटेगरी। जैसे मैंने अभी आपको 3 बताए। एक तो बेनोवेलेंट होते हैं जिनको लगता है कि हमें प्रेफरिंग अ लोअर आउटकम इनपुट रेशियो देन कंपेरिजन, मतलब जो कहते हैं कि हमें कम काम कर रहे हैं तो हमें कम दो, हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े बेनोवेलेंट होते हैं। जो मतलब बेनोवेलेंट का मतलब इंग्लिश में वही होता है कि जो बहुत ज़्यादा केयरिंग कह लो, एक तरीके से बड़े पॉजिटिव और केयरिंग टाइप के लोग। एक हो गए इक्विटी सेंसिटिव होते हैं, प्रेफरिंग एन इक्वल आउटकम एंड इनपुट रेशियो, तो जिसमें जो कहते हैं हमें इक्वल चाहिए, बिल्कुल इक्विटी होनी चाहिए, जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमें इक्वल रिवॉर्ड्स चाहिए। और एक एंटाइटल्ड होते हैं जिनको हायर आउटकम इनपुट रेशियो देन कंपेयर, दूसरों से ज़्यादा चाहिए। 3 तरह के हो गए, एक कम में काम करने को तैयार है क्योंकि वो बेनोवेलेंट है, एक इक्विटी सेंसिटिव है उनको बिल्कुल इक्वल चाहिए, और तीसरा है जिनको दूसरों से ज़्यादा चाहिए, एंटाइटल्ड जो होते हैं। तो अकॉर्डिंगली अंडर रिवॉर्ड इक्विटी लीड्स टू हायर मोटिवेशन अमंग बेनोवेलेंट एम्प्लॉयज। तो अगर अंडर रिवॉर्ड इनइक्विटी है, मतलब कि अगर कम रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उस केस में बेनोवेलेंट के अंदर मोटिवेशन हायर आती है, मतलब वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए।
देन इक्विटी सेंसिटिव नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये सही नहीं हो रहा। बेनोवेलेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, वो मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन इक्विटी सेंसिटिव को लगेगा ये ठीक नहीं हो रहा। और एंटाइटल्ड वाले तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे फिर, क्योंकि उनको कम मिल रहा है तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वाइल बेनोवेलेंट एम्प्लॉयज आर विलिंग टू वर्क हार्ड इवन व्हेन दे रिसीव लोअर आउटकम। बेनोवेलेंट क्या होते हैं? जो कम में भी काम करने को तैयार है, तो वो अगर अंडर रिवॉर्डेड होंगे तो भी वो काम करने को तैयार है, जबकि बाकी दोनों को ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग लगेगा। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में एम्प्लॉयज को डिवाइड करा है। किसने करा है? ह्यूसमैन, हैटफील्ड और माइल्स ने। अब इसके मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस क्या है? मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस मतलब मैनेजर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। पहली चीज, अंडर पेमेंट अवॉइड करो, कि मतलब जो कंपनी पैसे बचाने की कोशिश करती है एम्प्लॉयज को कम सैलरी देके, उसको बंद करना, उसको बंद करो, वैसे मत करो। फॉर एग्जाम्पल दे में अदरवाइज एम्प्लॉय क्या करते हैं, देखो जैसे यहाँ लिखा ना कि जो हमने पढ़ा था कि वो अनऑथोराइज यूज करना शुरू कर देते हैं रिसोर्सेज का। तो कुछ एम्प्लॉय स्टील करना शुरू कर देते हैं चीज़ें। कुछ लोग होते हैं कि अपने काम में टाइम निकाल के थोड़ी देर वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, टाइम सो गए या खाली बैठ लिया जानबूझ के। फिर अदरवाइज वो काम को विदहोल्ड कर देते हैं, डिले करते हैं, लेट करवाते हैं, यानी एक्सट्रीम केसेस में वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो पीपल फील अंडरपेड, यानी अगर उनको अंडरपेड लग रहा है या अंडर रिवॉर्डेड लग रहा है तो वो मैनेजीरियल इनफेक्टिवनेस है। तो जो मैनेजमेंट है उनकी गलती है कि लोगों को अंडरपेड लग रहा है इसलिए वो काम नहीं कर रहे। तो पहले तो अंडर पेमेंट मत करो। दूसरा, ओवर पेमेंट भी मत करो मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ये भी बड़ी इनफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। 2 रीजंस की वजह से है। एक तो इंक्रीज इन परफॉर्मेंस इन रिस्पॉन्स टू ओवर पेमेंट इन इक्विटीज ओनली टेम्परेरी। ये चीज़ कि पहले तो जो आप पैसे ज़्यादा दे के कोशिश कर रहे हो कि परफॉर्मेंस ज़्यादा करवाओ, वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम तक चलेगा, उसके बाद नहीं होगा। As time goes on, people begin to believe that they actually deserve higher pay and they are getting and drop their level of, मतलब कुछ टाइम बाद क्या होगा, उनको लोग, जैसे आपने अभी तो बोल दिया कि आप काम ज़्यादा करो तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एक्चुअली बिलीव करने लगते हैं कि हमें तो ज़्यादा ही मिलनी चाहिए, हम ज़्यादा काम करते हैं, तो वो मोटिवेट होना बंद हो जाएंगे। ओवर पेइंग वन एम्प्लॉयज दैट अदर आर बीइंग, और अगर आप कुछ लोगों को ओवर पे करोगे तो बाकियों को लगेगा कि यानी कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें अंडरपेड किया जा रहा है। तो इसलिए ओवर पेमेंट भी ठीक नहीं है। When the majority of employee feel underpaid, they will lower their performance। तो उस केस में क्या होगा कि जो मेजॉरिटी है वो काम करना बंद कर देगी, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी फिर से डिक्रीज हो जाएगी। तो ओवर पेमेंट भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। तीसरी चीज है, क्या करना चाहिए हमें, बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट विद एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को ये समझाना कि उनका बेसिस ऑफ पे है क्या, कि वो किस हिसाब से पेमेंट करते हैं या जो रिवॉर्ड देते हैं उसके क्राइटेरिया क्या है, और उनको वो समझाने के बाद एक ट्रस्ट बिल्ड करना कि अगर आप अपना एफर्ट लगाओगे तो आपको उस बेसिस पे ज़रूर वो मिलेगा रिवॉर्ड जो आप डिजर्व करते हो। तो क्लियर क्राइटेरिया हो कि रिवॉर्ड सिस्टम का क्राइटेरिया क्या है और किसको क्यों मिल रहा है, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और इनइक्विटी नहीं फील होगी लोगों को। तब इस थ्योरी की इवैल्यूएशन देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ इक्विटी थ्योरी मतलब इसको क्रिटिकली एनालाइज किया हुआ है कि इसकी क्या क्रिटिसिजम्स क्या है। So this theory has been widely studied and quite successful in predicting various situations involving feelings of workplace injustice। तो जहाँ पे हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि कहाँ पे वर्कप्लेस इंजस्टिस हो सकता है, वहाँ के लिए तो ये थ्योरी बहुत अच्छी रही है। हाउएवर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे पहली लिमिटेशन ये कह रही है कि ये थ्योरी आइडेंटिफाई नहीं करती इनपुट और आउटकम्स दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल। कौन से इनपुट, जैसे कि किसके पास कितनी स्किल्स हैं, कितनी नॉलेज है, वो कितना एफर्ट लगा रहा है, इस टाइप के इनपुट नहीं इसमें कंसीडर करे गए। आउटकम्स नहीं कंसीडर करे गए कि उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, किस किस तरह के रिवॉर्ड्स या किस तरह के रिकॉग्निशंस हो सकते हैं, उस चीज़ को नहीं कुछ कंसीडर करा साथ में। एंड दी कंपैरिजन अदर, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, बार बार कंपैरिजन अदर लिखा तो आ रहा है, पर आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसको क्लैरिटी से नहीं बताया हुआ। एक तो ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, इसमें ये अज्यूम करा गया है कि लोग बड़े इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, रैशनल होते हैं, बड़े सेल्फिश होते हैं। ये अज्यूम करा गया है कि वो बड़े रैशनली और बड़ा इक्वल कंपैरिजन करते रहते हैं, बड़े रैशनल होते हैं, बड़े सेल्फिश होते हैं। इसमें ये नहीं कंसीडर करा है कि वो सोशल क्रिएचर भी होते हैं। कई बार वो अपने गोल जो है वो शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, और कई बार कमिट भी करते हैं, अपने ग्रुप के नॉर्म्स के साथ भी कमिट करके चलते हैं। तो वो ग्रुप के अंदर के जो लोग हैं उनसे कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ इसमें नहीं कंसिडर करेगी। तीसरा,
इसमें ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करी है कि कितना किसको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना जस्टिस है, सिर्फ उसकी बात करी गई है। जबकि प्रोसीजरल जस्टिस मतलब कोई प्रोसेस जो वहाँ पे हो रहा है उसमें कितना जस्टिस है वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कितना इक्वली हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी इक्विटी है उस पर फोकस है, प्रोसेस में कितनी इक्विटी है उस पर फोकस नहीं है। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी की। दिस वाज इट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द goal setting theory by Locke and Latham. I hope you have understood this theory. Thanks for watching.